हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन इकोनॉमी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जो है गवर्नमेंट बजटिंग। तो गवर्नमेंट बजटिंग का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी 7 चैप्टर्स जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, बहुत सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इसके बारे में अलग अलग जो इकोनॉमिक प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लानिंग, इसके बारे में डिस्कस किया था, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें अलग अलग जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो स्कीम्स है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। मॉनिटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप्स, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बजटिंग। तो देखिए यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के जो भी पार्ट्स है सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है ताकि आपको यहाँ पे जो है प्रीलिम्स या फिर मेंस की जब तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक पार्ट्स को आप इस सीरीज से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉट ओनली यूपीएससी, यहाँ पे किसी भी जो स्टेट के जो पब्लिक सिविल सर्विस एग्जाम्स हो, यहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर कुछ भी यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होंगे तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इंक्लूडिंग अगर इकोनॉमी के जो अगर आप लोग ऑप्शनल भी देख रहे हैं तो वहां पर भी एक पेपर होता है इंडियन इकोनॉमी, तो ये जो सीरीज आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो इस सीरीज का जो जितने भी इंडियन इकोनॉमी के वीडियोस मैंने डिस्कस किया है अभी तक, उसके सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, नीचे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट बजटिंग, तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है यहाँ पे, जो भी पार्टी जो है देश की गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो यहाँ पे जो है उस पार्टी को मौका मिलता है कि वो बजट जो है पूरे साल का जो फाइनेंशियल ईयर जो है, जो 31 मार्च से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल, और नेक्स्ट ईयर जो है 31 मार्च तक चलता है। तो फाइनेंशियल ईयर तक पूरा देश का जो बजट जो है उनको, उस गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रिपेयर करने को मौका मिलता है। तो बजट क्या है? इन अ सिंगल लाइन, बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कितने जो है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन मिलेंगे, गवर्नमेंट उसको खर्च कैसे करेगी, तो उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तो सब कुछ जो है गवर्नमेंट को यहां पे प्रेजेंट करना पड़ता है। तो बजट के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट द वर्ड बजट तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बन सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो ये आर्टिकल 112 में इसके बारे में मेंशन है। तो इन ए नटशेल आप लोगों ने बजट क्या है ये समझ लिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे बजट को पेश करती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये बजट को पेश करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो बजट के बारे में की जो पॉइंट्स उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी वैसे डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसका एक डिवीजन है जो है बजट डिवीजन। तो ये बजट डिवीजन जो है ये नोडल बॉडी है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल है जो पूरे साल का बजट जो प्रिपेयर करते हैं। तो अभी बजट जो प्रिपेयर किया जाता है उसका कुछ स्टेजेस है, यानी कि कुछ स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। पहले तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, बजट को जो यहाँ पे लगभग 4 से 6 घंटे लग जाते हैं बजट को प्रेजेंट करने में, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। देन जनरल डिस्कशन होती है उसके बाद, देन स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज की अलग अलग स्क्रूटनी होती है। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होती है यहाँ पे उसके लिए वोटिंग होती है। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, जो भी यहाँ पे बिल पेश किया जाता है तो हम लोग बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद एकदम जो बजट के बाद जो है जो 1 फरवरी को बजट दिया जाता है, तो उसके बाद फाइनेंस बिल जो पेश किया जाता है। तो थोड़े से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे पूर्व के टाइम में जो बजट और अभी के टाइम में बजट में कुछ कुछ चेंजेस भी हुए थे। तो जब से जो है यहाँ पे इवन स्वतंत्रता से पहले भी जो है बजट जो है ये हमेशा एक जो एक सिस्टम था कि रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता था। रेलवे बजट अलग तरीके से होती थी और जनरल बजट अलग तरीके से होती थी। लेकिन 2016 के बाद जो है रेलवे बजट को जो है यहाँ पे सेपरेटली नहीं, बजट के साथ ही जो है इंक्लूड कर दिया गया। तो 2017 से जो यूनियन बजट था उसमें रेलवे बजट भी इंक्लूड था। पहले क्या था कि रेलवे बजट अलग होता था और जो जनरल बजट ये अलग होती थी। लेकिन 2017 के बाद रेलवे बजट मर्ज हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। 2017 में क्या हुआ था कि बजट जो है 1 फरवरी जो है हर साल के 1 फरवरी के दिन बजट को पेश किया जाता है। तो बजट के पहले दिन यानी कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जो है, यानी कि पिछले साल के जो भी इकोनॉमिक सर्वे होती है यहाँ पे सब कुछ जो है यहाँ पे डिटेल में एक पत्रिका होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे जो होती है पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिटेल रिपोर्ट होता है उसमें। तो ये 31 जनवरी के दिन इसको प्रेजेंट किए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जिस साल जो जनरल इलेक्शंस होती है बजट जो है 2 बार पेश किया जाता है। तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो एक बार एक इंटरिम बजट पेश करती है और जिस साल इलेक्शन होती है, और जब इलेक्शन होने के बाद नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है वो गवर्नमेंट फिर से दोबारा उस साल में बजट जो है पेश करती है। तो 2 बार इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के जो साल में 2 बार बजट पेश किया जाता है। तो 2 बार, अगर आप लोग को याद होगा 2019 में 2 बार बजट पेश किया गया था। एक बार जो है पीयूष गोयल ने जो इंटरिम बजट पेश की थी, देन उसके बाद जो है निर्मला सीतारमन जी ने फुल फ्लेजेड फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे फिर से जुलाई के महीने में बजट को पेश किया था। तो 2 बार बजट को पेश किया गया था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बजट की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो बजट जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें कौन से चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। तो पहली बात है यहाँ पे रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो देखिए इकोनॉमी में जब भी आप यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स मिलते हैं तो यहाँ पे सारे वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमी का मेन मकसद जो है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे क्लियर हो गए तो यहाँ पे आप बहुत कुछ चीजें जो है सोच के यहाँ पे खुद से रिसर्च कर सकते हैं या फिर आपको समझने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर नहीं होगी तो इकोनॉमी बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होगी, बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होगी। तो मैं यहाँ पे यही कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर हो जाए। तो रीलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, तो इसको जो इस तरीके से किया जाता है ताकि सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में हो जो किया जा सके। तो उसके लिए रिसोर्सेस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना भी बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, जो अलग अलग जो है अलग अलग जो कंपनी है, अलग अलग सेक्टर्स है, इसमें जो है गवर्नमेंट काफी कंसेशन देती है। मान लीजिए अगर इस साल का बजट में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए थे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यहाँ पे काफी इनिशिएटिव, काफी कंसेशन दिए गए थे कि जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पे काम करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उन लोग को लिए यहाँ पे स्पेशल जो है डिस्काउंट दिए गए थे। यहाँ पे अगर बात करेंगे रियल स्टेट में अलग अलग डिस्काउंट दिए गए थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यही सोचती है कि अलग अलग जो सेक्टर्स है उसमें अगर यहाँ पे डिस्काउंट दिए गए, कंसेशन दिए गए, तो यहाँ पे जो है अलग अलग पार्टीज उभर के आएंगी। तो उसमें क्या होगा कि ये पार्टीज उभर के जब आएंगी, लोग जो है यहाँ पे कम दामों में जो है यहाँ पे चीजें जो ले सकती है, तो क्या होगा, देश की इकोनॉमी सर्कुलेट होगी, तो देश की इकोनॉमी ऊपर ही जाएगी। तो गवर्नमेंट का ये एक प्लान होता है। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को काफी सारे जो है यहाँ पे इंसेंटिव देने की कोशिश करती है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर वहां पे जो है गवर्नमेंट जो भी कोशिश करती है कि प्राइवेट पार्टी वहां पे इन्वेस्ट करे, अगर बाई चांस प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट नहीं करती है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे खुद से ही करना पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बात करेंगे बिल्डिंग के बारे में, जो गवर्नमेंट रोड्स बनाती है यहाँ पे, या फिर अलग अलग जगहों पे यहाँ पे सपोज हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट्स के बारे में या फिर रेलवे स्टेशन के बारे में, तो प्राइवेट पार्टी को ये एक अपॉर्चुनिटी दिए जाते हैं कि ये जो एरियाज के रोड्स है ये आप लोग बनाइए पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ
यहां पे क्या होती है इसका मीनिंग कि गवर्नमेंट जो है अगर एक रोड बनानी है तो उसके एरिया के चारों तरफ जितने भी जो इलीगली लोग ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उस जगह को खाली कर देंगे। प्राइवेट पार्टी जो है इस रोड्स को यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे टोल जो है प्राइवेट पार्टी यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी यहाँ पे। तो गवर्नमेंट का इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट वो पैसे को जो है अलग जगह इन्वेस्ट करेंगी, प्राइवेट पार्टी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, उससे क्या होगा गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, यहाँ पे देश की इकोनॉमी भी आगे जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे जो है प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट नहीं करती है तो गवर्नमेंट को खुद से ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होती है कि गवर्नमेंट जो भी कुछ कुछ प्लान्स होती है, गवर्नमेंट को अगर एक बाई चांस एक जगह पे एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ा तो इसमें जितने पैसे खर्चे हो जाएंगे वो पैसे कम हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे कम हो जाएगी दूसरे सेक्टर में खर्च करने से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि प्राइवेट पार्टीज जो है इन्वेस्ट करे यहाँ पे, ताकि गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे पैसे खर्च कर सके। यही चीजें जो है हम डेवलप कंट्रीज में देख सकते हैं। रोड्स हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की काम हो, यहाँ पे एयरपोर्ट्स हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनानी हो, सब कुछ जो है प्राइवेट पार्टीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मिनिमाइजिंग इनइक्वलिटी। इंडिया में हम लोग देखते हैं कि अमीर से अमीर जो लोग इंडिया में मौजूद है, पूरा अगर बात करेंगे दुनिया में अगर टॉप 10 में भी जो है अमीर लोगों में इंडिया में जो लोग शामिल है, लेकिन अगर बात करेंगे पॉवर्टी में लगभग 22% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन अभी भी इंडिया में है। तो देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, अमीरों से अमीर लोग इंडिया में भी मौजूद है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। तो इस इनइक्वालिटी को भी गवर्नमेंट कम करना चाहती है। तो क्या होती है, जो भी इलाइट क्लास है उनके लिए यहाँ पे टैक्सेस ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जो भी लोग यहाँ पे जो है इनकम जो टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे जितना उनका एनुअल इनकम बढ़ जाएगा उतना जो ज्यादा उनको टैक्स देना पड़ेगा, और जितना लोगों को यहाँ पे अगर बात करेंगे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको कम टैक्स देने पड़ते हैं यहाँ पे। तो ये सब जो है गवर्नमेंट इस तरीके से प्लान करती है कि जितना ज्यादा लोगों के पास इनकम होगी यहाँ पे उसका एक परसेंटेज जो है गवर्नमेंट इनकम टैक्स से यहाँ पे ले रही है, ताकि इनइक्वालिटी जो है इसको कम किया जा सके। और यहाँ पे जो स्पेंडिंग जो है गरीब लोगों के लिए यहाँ पे कर सकती है गवर्नमेंट, गरीबों के लिए भी यहाँ पे काफी कुछ कर रही है। अगर हम बात करेंगे पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने बहुत जो करोड़ों लोगों को जो है पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। तो ये भी जो है गवर्नमेंट का एक प्लानिंग रहता है कि इनइक्वालिटी को जो है इनइक्वालिटी को खत्म करनी है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पे अगर बात करेंगे जो बिजनेस की जो फ्लक्चुएशन है यहाँ पे, या बात करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको बैलेंस करना। तो अगर बात करेंगे हम जो नॉन बैंकिंग जो एसेट जो हम बात करेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो बैंकिंग में यहाँ पे जो है लोन तो दे दिए लेकिन लोग जो है यहाँ पे लोन को चुका नहीं पा रहे हैं। तो बैंक का क्या हो जाती है यहाँ पे, एसेट जो है ये एसेट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है। यानी कि जो सोच के बैंक्स ने यहाँ पे लोन तो दे दिए थे लेकिन उसका रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो इसका भी प्रॉब्लम काफी टाइम से यहाँ पे जूझ रही है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, मजबूरन जो है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है यहाँ पे मर्ज करना पड़ रहा है। यहाँ पे बैंक्स के जो शेयर हो यहाँ पे, या बैंक्स को जो है प्राइवेट पार्टी को यहाँ पे उसके शेयर्स को बेचना पड़ रहा है। तो काफी ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे बिजनेस की फ्लक्चुएशंस ताकि ना हो, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा कर रही है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे मेनली जो है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यानी कि चीजों की जो है दाम को कम करना। तो ऐसे सिचुएशन में जो है डेफिसिट बजट ज्यादा होती है। दाम को कम करना मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स जो है ये काफी कम आएगी, लेकिन यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन के टाइम जो है जो चीजों की महंगाई बढ़ जाती है तब गवर्नमेंट के पास जो है टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे सिचुएशन में एक्सेस बजट भी पेश कर पाती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब बजट को प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पे एक चीज है कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना हो रही है। देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसके लिए क्या होगी कि जॉब्स निकलेगी। जब यहाँ पे जॉब्स निकलेगी, लोग यहाँ पे जॉब करना शुरू करेंगे, लोगों के पास यहाँ पे पैसे आएंगे। तो पैसे जब आएंगे लोग यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सर्विसेज हो वहां पे खर्च करेंगे। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे जब खर्च करेंगे यहाँ पे कंपनीज जो है
उन लोग की भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं उन लोग के पास भी डिमांड बढ़ेगी। तो उन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कोशिश करेंगे, बैंक्स से यहाँ पे लोन लेने के लिए कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट बैंक्स को जो यहाँ पे इंस्पायर कर रही है कि लोन दे सके, यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो यहाँ पे बैंक जब लोन देगी, यहाँ पे ये कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, तो ग्रेजुअली देश की जो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही साइक्लिकल प्रोग्राम है जिसके हिसाब से इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके। सेविंग से यहाँ पे क्या होती है कि जितना पैसा यहाँ पे जो है रेवेन्यू आ रही है उसके हिसाब से खर्चा करना। तो यहाँ पे जितना ज्यादा सेविंग्स गवर्नमेंट के पास होगी उतना ही ज्यादा फ्यूचर के पास गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सके जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है कि पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे जो है जितने भी रिसोर्सेस है उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है अलग अलग तरीके से, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, सेविंग्स बढ़ सके, ताकि दोनों ही यहाँ पे जो है आगे बढ़ सके और यहाँ पे मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो अगर देखेंगे यहाँ पे जो भी रीजनल डिस्पेरिटी होती है, यहाँ पे अलग अलग जो बहुत ही डेवलप्ड सिटीज बात करेंगे, डेवलप्ड टाउन्स होती है वहां पे जैसी होती है, लेकिन इन कंपैरिजन जो छोटे छोटे गांव होती है वहां पे काफी कम होती है। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है कि रीजनल इम्बेलेंसेस काफी कम हो। जो भी यहाँ पे पिछड़े जगह होते हैं, पिछड़े एरिया होती है या फिर अलग अलग कम्युनिटीज होती है, उन लोग को भी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिए जाता है ताकि उन लोग भी आगे बढ़ के आ सके। यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो, ये जो है सोशल वेलफेयर के लिए उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उसको बिल करने की कोशिश करती है, ताकि जहां पे जो है लोग जो है चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, यहाँ पे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, अलग अलग यहाँ पे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो, यहाँ पे ब्रिजेस हो, अलग अलग यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज हो, यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे तैयारी करने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पे अलग अलग जगह पे लोग जो है उनको काम मिल सके, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी काफी चीजें यहाँ पे सोच रही है ताकि जो है अलग अलग प्रोविजंस के हिसाब से ऐसे बिजनेस को जब ऑपरेट किया जाएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प के साथ यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी देखा जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट के बारे में जब डिस्कस करते हैं ये टेक्निकल चीजें आ जाती है। तो बजट का मेन जो हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट का, इसका जो मेन सबसे इंटरेस्टिंग कोर जो है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का यहाँ पे दो चीजें आता है, होती है यहाँ पे रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आ रहे हैं और कितना पैसा जो है गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और कैपिटल बजट मतलब कैपिटल यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज से होती है, कितने एसेट गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, और लायबिलिटीज यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, ये सब जो है लायबिलिटीज पे आ जाती है। अभी रेवेन्यू बजट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे जो टैक्सेशन हो यहाँ से पैसे कितने आ रहे हैं। दूसरा होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो है यहाँ पे खर्च कैसे कैसे कर रही है, कहां कहां पे कर रही है गवर्नमेंट, सब कुछ हो, यहाँ पे डिफेंस हो गई, सब कुछ जगह पे गवर्नमेंट कैसे पैसे खर्च कर रही है उसका यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है। कैपिटल बजट में यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स हो गई, यहाँ पे एसेट्स के बारे में देखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एसेट्स को क्रिएट करने की कोशिश करती है और लायबिलिटीज को कम करने की कोशिश करती है। अभी यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पार्ट है रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट का एक तो है यहाँ पे दो पार्ट होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू बजट जनरली रिकरिंग इन नेचर होती है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस भी आपके कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमी में अगर देखेंगे प्रीलिम्स में आपको ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछे जाएंगे, और मेंस में अगर आप लोगों ने देखा है तो मेंस में जो ज्यादातर आपको डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डायनेमिक क्वेश्चंस मतलब जो अभी घट रही है यहाँ पे अलग अलग चीजों, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होनी पड़ेगी। तो इकोनॉमी में एक चीज देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना सही से इजी हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोशिश कीजिए कि
कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है ये बिल्ड कर सके, ताकि आपके प्रीलिम्स के साथ जो है मेंस में भी काफी हेल्प हो सके यहाँ पे। तो रेवेन्यू बजट का दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट के पास जो आता है यहाँ पे, तो इसमें जो है एसेट और लाइबिलिटीज इंक्लूडेड नहीं है, ये याद रखेगा। एसेट और लाइबिलिटीज ये जब इंक्लूड होती है उसमें हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। तो कैपिटल मतलब जो एसेट और लाइबिलिटीज से साथ रिलेटेड है, रेवेन्यू में एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडेड नहीं होती है। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे, तो टैक्स से आएंगे। टैक्स क्या होती है, दो टाइप की होती है, डायरेक्ट टैक्सेस जो पर्सनल इनकम टैक्स हो गई, यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गई। गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, इनकम टैक्स भी अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी जो लोगों की इनकम लेवल के हिसाब से सेट करती है। यहाँ पे जो इतने ज्यादा अगर लोग एनुअल इनकम ज्यादा होगी तो उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे एनुअल इनकम कम होगी तो कम टैक्स देना पड़ता है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है गवर्नमेंट काफी लिबरल अप्रोच रखी हुई है अभी, ताकि कम से कम देना पड़े यहाँ पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पे एक्साइज टैक्सेस हो गई, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी होगी, सर्विस टैक्सेस, ये सब जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कैसे आ गए, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसिप्ट, जो यहाँ पे लोन्स गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है, चाहे वो डिविडेंड्स हो गई, यहाँ पे जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, यहाँ पे उसके जो प्रॉफिट्स आ गए यहाँ पे, ये सब जो है गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पे क्या आती है कि फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पे जो कैश ग्रांट हो, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है गवर्नमेंट को डोनेट करती है यहाँ पे, तो ये सब भी जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गई है। तो रिसिप्ट मतलब क्या है कि इनकमिंग, जो इनकमिंग आ रही है वो हम लोग रिसिप्ट समझ सकते हैं। दूसरा हो गया यहाँ पे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब आउटगोइंग, जो गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो खर्च करने का मतलब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी फिजिकल या फिर फाइनेंशियल एसेट क्रिएट नहीं करना, यानी कि गवर्नमेंट को यहाँ पे खर्च करना है। अभी सपोज मान लीजिए कि आप लोग जो है शॉपिंग के लिए गए हैं, शॉपिंग में अगर आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो अपने खाने पीने के सामान हो या फिर कोई भी सर्विस हो, आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब आप जो है खर्च कर रहे हैं। आप लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं उसमें खर्च कर रहे हैं, उसका रिटर्न आपको नहीं आ रहा है। आपका जो ट्रेवलिंग आपने किया है उसका रिटर्न नहीं आएगा, जो भी आपने पार्लर में खर्च किया है उसका रिटर्न नहीं आएगा, जो भी आपने फूड में खर्च किया है उसका रिटर्न नहीं आएगा। तो ये एक्सपेंडिचर जो है खर्च करने के बारे में बात किया है। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट या फिर फिजिकल एसेट जो है उसके क्रिएशन को मेंशन नहीं है, ये अलग चीज होती है, ये कैपिटल बजट में आती है। इसको इसको दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसको प्लान करके खर्च करना पड़ता है। तो पहले जो था सेंट्रल प्लान, जैसे कि 5 ईयर प्लान हो, यहाँ पे ये हो गई। यहाँ पे सेंट्रल की जो असिस्टेंट होती है, स्टेट्स को जो पैसे देने पड़ते हैं, यूनियन टेरिटरीज को जो पैसे देने पड़ते हैं, ये प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया, यानी कि ये खर्च करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ गई, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जो बोरो करते हैं गवर्नमेंट उसको देने पड़ते हैं। यहाँ पे डिफेंसेस सर्विसेज पे खर्च करने पड़ते हैं, यहाँ पे सब्सिडीज देनी पड़ती है अलग अलग जगह पे, सैलरीज होती है, पेंशन्स होती है, ये सब जो है खर्च होते हैं। तो ये जो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो आई थिंक यहां से आपको रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट मतलब क्या है, जो कैपिटल वर्ड जब आ गया यहां पे एसेट और लायबिलिटीज के बारे में मेंशन हो गई। तो एक सिंपल सी तरीका है कि मान लीजिए कि आपके पास यहां पे 100 रुपए है, आपने किसी फ्रेंड्स ने उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, उसने आपसे उधार मांगा, आपने उसको 50 रुपीज दे दिए। तो अभी आपके पास 50 रुपीज है, लेकिन आपने उसको जस्ट उधार दिया है। जब आपको जरूरत पड़ेगी या इनकी जब कंडीशन सुधर जाएगी, ये 50 रुपीज आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये 50 रुपीज ऑलरेडी जो है और 50 रुपीज जो आपको मिलने वाले हैं, तो ये 50 रुपीज आपके पास एज ए एसेट इनके पास जमा है। और इनको क्या है कि इनको जो है ये 50 रुपीज बिकॉज लौटानी पड़ेगी, ये उनके लिए एक लायबिलिटीज है। तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ये पार्ट बहुत ही इजीली आप लोग समझ लेंगे। तो यहां पे कैपिटल बजट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, यहां पे भी रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब जो आना है, और एक्सपेंडिचर यानी कि जो जाएगा, जो खर्च करेगी गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए कैपिटल रिसीप्ट मतलब क्या होती है कि गवर्नमेंट यहां पे जो अपनी एसेट को बेचती है
और लाइबिलिटीज को बढ़ाती है। अभी एसेट्स को कैसे बेचती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करती है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसके शेयर्स बेचती है यहाँ पे, अलग अलग जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है अलग अलग प्राइवेट पार्टीज को बेचते हैं। तो उससे क्या होता है, तो गवर्नमेंट क्या हो रही है कि अपनी एसेट्स जो है ये एसेट्स बेच रही है, तो प्राइवेट पार्टीज यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है पैसा देना पड़ेगा रिटर्न, ये अगर खरीदना पड़ेगा, जो शेयर्स है शेयर्स अगर प्राइवेट पार्टीज खरीदते हैं यहाँ पे तो गवर्नमेंट को यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो पैसे से जो गवर्नमेंट जो है अलग अलग यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो यहाँ पे मेनली चीज है कि कैपिटल रिसेट मतलब क्या है कि एसेट को जो है एसेट को यहाँ पे कम करना, और यहाँ पे जो है अलग अलग बोरोइंग्स जो होती है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई यहाँ पे उससे बोरो करना, तो ये क्या होती है गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है, गवर्नमेंट को ये जो बोरोइंग्स रिटर्न भी तो करने होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो ये सब जो है गवर्नमेंट लाइबिलिटीज बढ़ा रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है, गवर्नमेंट उस पैसे को जो है अलग जगह इन्वेस्ट करेंगी, यहाँ पे एसेट्स को क्रिएट करेंगे, रेलवे लाइंस बनाएगी, एयरपोर्ट्स बनाएगी, उसके जो पैसे से जो है यहाँ पे इंटरेस्ट को पे किया जाएगा या प्रिंसिपल वैल्यू को पे किया जाएगा, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटीज हो जाती है। स्टेट जो है गवर्नमेंट से बोरो करती है, स्टेट भी जो रीपेमेंट करती है लोन का, उसका भी जो है एक एसेट जैसा ही है गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब जो है एसेट का मेन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट जो है खर्च कैसे करती है उसको एसेट को, तो यहां पे देखिए खर्च करने का मतलब है कि एसेट्स को क्रिएट करना, एसेट्स क्रिएट करना और लाइबिलिटीज को कम करना। अभी देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैसे करती है, यहाँ पे क्रिएटिंग एसेट्स, यानी कि यहाँ पे रोड्स बना रही है गवर्नमेंट, रोड्स के से क्या होगा कि यहाँ पे लोग जाएंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ेगी, इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, यहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे, यहाँ पे पेट्रोल जो है पेट्रोल खर्च करेंगे, यहाँ पे पेट्रोल के लिए यहाँ पे लोग पेट्रोल यहाँ पे लेंगे, जो पेट्रोल गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है उसका पैसा गवर्नमेंट को आएगा यहाँ पे। अगर बात करेंगे एक्विजिशन ऑफ लैंड, गवर्नमेंट एक्विजिशन करते हैं यहाँ पे, उससे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एसेट क्रिएट होती है। मशीनरी इक्विपमेंट जो है ये खरीदती है, इसको इंड्यूस करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जो अलग अलग शेयर्स में यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ पे एयरपोर्ट्स हो गई, ट्रेन्स हो गई, इसमें गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करती है। तो इन्वेस्ट करने से गवर्नमेंट के पास क्या होती है, एसेट बढ़ती है, कि ये एसेट जब प्रॉफिट देगी ये पैसे गवर्नमेंट के पास ही आएंगे यहाँ पे। अभी गवर्नमेंट जब यहाँ पे इन्वेस्ट करती है एसेट्स क्रिएट होती है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या होती है लाइबिलिटीज कम हो जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास दूसरी लाइबिलिटीज नहीं है, ये एसेट्स ही गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। या फिर क्या होती है गवर्नमेंट अलग तरीके से भी यहाँ पे जो है एसेट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल अगर बात करेंगे लोन हो, यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे कि रशिया को देती है गवर्नमेंट, बांग्लादेश, मालदीव्स ऐसे कंट्रीज को भी देती है, तो ये कंट्रीज जो है गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट जब रिटर्न करेगी ये भी एज ए एसेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। अगर यहाँ पे बात करेंगे स्टेट्स को भी गवर्नमेंट जो है लोन देती है, स्टेट्स भी जब रिटर्न करने वाली है गवर्नमेंट के पास पैसे आती है, तो इसमें भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है। तो इतना ही आप समझ लीजिए कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू यानी कि जो है सोर्सेस गवर्नमेंट के पास आती है या फिर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, तो इसका दो पार्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो आती है और जो गवर्नमेंट खर्च करती है। कैपिटल मतलब रिलेटेड टू एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो एसेट यहाँ पे अगर बात करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी कि गवर्नमेंट जो है लाइबिलिटीज को बढ़ा रही है, लोन्स वगैरह लेके यहाँ पे लाइबिलिटीज को बढ़ा रही है ताकि उसको इन्वेस्ट कर सके। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर रही है, यहाँ पे एसेट्स क्रिएट कर रही है, यहाँ पे फिजिकल एसेट हो या फिर फाइनेंशियल एसेट गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। तो ये मेन डिफरेंस है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। तो इस वीडियो में आज इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो है और भी काफी पार्ट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो भी बुक्स मैंने रेफर किए हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी, यहाँ पे जो देखिए इस बुक में पर्टिकुलरली आपको बजट के बारे में जो एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगी। जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट के जो यहाँ पे डेफिसिट बजट के बारे में बहुत डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप बिल्कुल पढ़िएगा। यहाँ पे बजट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देन इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह हो यहाँ पे, या फिर जो संजीव वर्मा की बुक भी पढ़ सकते हैं।
अगर शॉर्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे जो है इंडियन इकोनॉमी के जो कंपेंडियम, दिशा कंपेंडियम भी फॉलो कर सकते हैं। श्री राम आईएएस की यहाँ पे जो है मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मनोहर पांडे का ये जनरल स्टडीज का जो बुक है, ये एक देखिए यहाँ पे एक बाइबल की तरह है। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पे जनरल साइंस हो गई, बहुत कुछ चीजें हैं, मतलब कंबाइंड बुक है यहाँ पे। इनमें से किसी भी बुक को, एनसीईआरटी तो डेफिनेटली आपको खरीदनी ही है, या फिर कोई भी एक बुक आप खरीद सकते हैं। सभी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जब डिस्कस करने के बाद गवर्नमेंट जब बजट रिपोर्ट पेश करती है, जो भी पॉइंट्स होती है वो आप जो है उसको एनालाइज करने के लिए लायक बन जाएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।